start with the recording. Today we will be starting with the analytical chemistry, or what you may generally know as experimental techniques, right? So what are experimental techniques? We can say the methodologies or tricks that we use to identify compounds and do our analysis, right? So in generally, अगर मैं बात करूं कि what are the experimental methods, right? तो इसमें सबसे पहले आपके पास आती हैं नंबर वन सेपरेशन टेक्निक्स, राइट? लेट्स से आपके पास एक मिक्सचर है किसी किस्म का, राइट? सो यू शुड बी एबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, राइट? सो सेपरेशन टेक्निक्स आर नंबर वन, राइट? हम यहाँ से शुरू करेंगे। सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहली आपकी सेपरेशन टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी, राइट? And as the name suggests, that chrome means color, and graphy means that we're trying to separate things under the impression of their colors, right? So this is both qualitative as well as quantitative in your course, right? आप इससे पहले तक जब आपने ग्रेड 8 में ये चीज़ें पढ़ी थी तो ये आपने सिर्फ क्वालिटेटिव एजेस का देखा था। नाउ यू विल बी गोइंग थ्रू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। later on in A levels this becomes far more complicated. वहाँ पे आपके पास gas chromatography and much more advanced techniques of this chromatography is going to come into play, right? Okay, second we're going to look at crystallization, right? एंड क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को आपके पास सोल्यूशन बना हुआ है, एक लिक्विड है, उसमें एक चीज़ डिजॉल्व है, उसमें से आप सॉलिड को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो सोल्यूशन में से, राइट? सो दिस वर्क्स विद सोल्यूशंस, राइट? ओके, लास्टली हमारे पास फिर आती है फिल्ट्रेशन, राइट? फिल्ट्रेशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस इन विच आप एक सॉलेबल, राइट, और इनसॉलेबल को सेपरेट करते हो। कीप इन माइंड this only works for you can say solutions or soluble articles. अगर कोई चीज़ soluble है तो उसको separate करने के लिए आप use करते हैं, right? जो filtration है वो insoluble versus soluble को separate करती है, right? Then we have other miscellaneous techniques, right? Miscellaneous में जिसमें आप magnetic की बात करते हो, ठीक है? Let's say अगर आपको iron fillings निकालनी हो तो ये एक specific process है जिसमें आप कर सकते हो, right? कि magnetic separation आप करते हो। Very rare and very basic, you can say very basic for kids. We can we start from this, तो हम separation यहीं से शुरू करेंगे, right? Miscellaneous techniques से। अच्छा, filtration, and इसके बाद फिर आपके पास है distillation, right? We have already discussed distillation, so I will go very quickly through this. This is for two soluble ones but liquids, right? यहाँ पर आप लिक्विड्स की बात कर रहे हो इंटायरली, इधर आपके पास सॉलिड इन लिक्विड था, राइट? कीप इन माइंड, राइट? यहाँ पे सिर्फ लिक्विड्स हैं। अगर लिक्विड्स दो मिक्स हो जाएं तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं? एंड फाइनली वी हैव द एडवांस्ड वर्जन ऑफ डिस्टिलेशन विच इज वी कॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड वी अगैन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें आपका मेजर केस बेसिकली पेट्रोलियम का ही आता है, राइट? क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्ट था पेट्रोलियम सेपरेशन का, दैट विल कम अराउंड, राइट? सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्रोमेटोग्राफी, राइट? ओके, अच्छा, इसके बाद आपके आते हैं आयन, ये भी सेपरेशन टेक्निक्स थी। फिर आपके पास है आयन आइडेंटिफिकेशंस, राइट? आयन आइडेंटिफिकेशन या कह लो कि कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि कैटाइन या पॉजिटिव आयंस, राइट? एम पॉजिटिव को आप आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद आप एनाइन identifications करते हैं, which is the non-metal N positive. This is not nitrogen, keep in mind. So I'm just gonna remove this from here. I'm gonna put let's say A over here because we don't have any A based element, क्योंकि N मैच कर जाता है नाइट्रोजन के साथ। M का कोई हमारे पास कंपाउंड नहीं है, MN है, MO है, बहुत सारे M's हैं। जी जी। सर जो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोलियम लिखा वैसे ये स्पेसिफिकली इन टॉपिक से रिलेटेड बरसाता है? हाँ, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड ही आता है, राइट? एज सेड कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द एग्जाम इज गोना थ्रो एट यू, क्योंकि एटीबी का जो पेपर है बेटा वो हमारा टॉप होना चाहिए, राइट? दैट इज फ्री मार्क्स, you just need a little bit of effort on that, right? A little bit of understanding, and majorly it is just memorization of the chart. Although IGCSE को, right, IGCSE has the advantage over here that they will be provided with the charts, right? Charts उनको मिलेंगे सिर्फ इस साल,
पहले नहीं दिए जाते थे। ये 23 तक के जो जो बैचेस गुजरे हैं उनको चार्ट दिए जा रहे हैं। जीसी अनफॉर्चुनेटली इज नॉट प्रोवाइडेड विद दैट, सो अनफॉर्चुनेटली बेटा वो आप लोगों को तो याद करने पड़ेंगे, राइट? और मैंने भी याद किए मैं, क्योंकि मुझे भी सारी बातें करना होता है काम इनके साथ, जीसी वालों के साथ, तो आई नीड टू मेमोराइज दोज एज वेल, राइट? सो वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट, राइट? सो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद क्रोमेटोग्राफी, राइट? बेसिक टेक्निक। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए, विच वॉज द फ्लेम टेस्ट, राइट? फ्लेम टेस्ट आपका आता है एक लास्ट, राइट? विच इज़ वेरी सिंपल कि आप कंपाउंड को आग लगा के मतलब ये पुट द कंपाउंड ऑन फ्लेम एंड सी द कलर, राइट? तो यहाँ पे भी आप कलर या स्पेक्ट्रम को देख रहे होते हैं, राइट? इसका एडवांस वर्जन है स्पेक्ट्रोमीट्री, बट आप अभी बेसिक करेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा, राइट? क्वालिटेटिव टेस्ट है फॉर यू, अनलाइक क्रोमेटोग्राफी विच इज़ क्वांटिटेटिव फॉर यू, राइट? नाउ आपने पहले बेसिक लेवल इसका पढ़ा था, इसी तरह आप इसका बेसिक लेवल पढ़ेंगे फ्लेम टेस्ट का, ठीक है? अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? इट इज अ मेथड इन विच वी सेपरेट, राइट, soluble mixture, right, of dyes, right? Dyes और samples I'm saying, क्योंकि डाइज से बच्चे मोस्टली इसको कंफ्यूज करते हैं कलर के साथ। कीप इन माइंड आपके पास नॉन कलर्ड भी आ सकती हैं, सो दिस कैन वर्क विद कलर्ड, राइट, और with non-colored, or you can say in kind of invisible for you, right? जिसके लिए फिर हम डेवलपर केमिकल्स यूज करते हैं, राइट? ओके, तो ये सेपरेशन किस तरह करता है, राइट? हाउ डज इट सेपरेट, राइट? सेपरेशन occurs due to solubility differences, राइट? इन अदर वर्ड्स, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा अच्छा सेपरेट हो जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में, राइट, कम होगी वो कम क्लाइम करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मेरे पास ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये येलो है और ये रेड डॉट आ रहा है, एंड यू सी अ ग्रे डॉट इज स्टिल देयर, राइट? तो दिस विल टेल मी कि कौन सा सॉल्युबल था। जो तो मेरा सैंपल मूव ही नहीं किया, ये इनसॉल्युबल हो गया, राइट? दिस इज इनसॉल्युबल ओवर हेयर, ओके? कंपेयर टू दिस ब्लू वन इज स्लाइटली सॉल्युबल, क्योंकि इसने थोड़ा सा क्लाइम किया, उसके बाद नहीं जा सका ऊपर, राइट? Orange went a little ahead, yellow went even farther, and red went the farthest, right? So we can say that the red one was most soluble, right, over here. ये आपका स्टार्टर सैंपल था जिसमें सारी डाइज मिक्स थी, राइट? सो दिस सेपरेशन इज अकरिंग ओनली ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ सॉलिबिलिटी ओवर हेयर। तो जो सॉलिबिलिटी का रेट है ना, वो डिफाइन करता है कि सेपरेशन किस तरह से होगी, राइट? और फिर यहाँ पे आपकी एक कैलकुलेशन आती है जिसको हम कहते हैं आर एफ वैल्यू, राइट? नाउ यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ आर एफ वैल्यू, राइट? कि आर एफ वैल्यू होती क्या है। बेसिकली आर एफ वैल्यू इज हाइट ऑफ सैंपल, राइट? कितना सैंपल ने क्लाइम किया ओवर हाइट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, विच वी यूजली कॉल एज द सॉल्वेंट फ्रंट, राइट? सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है कि ये जो आपका सॉल्वेंट है ना नीचे, राइट, ये कितना क्लाइम करता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट फ्रंट, राइट? दिस हाइट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। और ये जो आपकी हाइट आती है बेसिकली यहां से यहां तक, ये आपकी हाइट आती है height of the sample, right? You can say this is the height of the sample and this is the height of this. जी जी, क्या आप वापस से एक्सप्लेन करेंगे हाइट वाला? हाइट बेटा अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, डायग्राम पे बता रहा हूँ, अभी मैं इसको बताने लगा हूँ कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू डू दिस? पहले मेथड की बात करते हैं, फिर उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि हाइट्स का क्या मकसद क्या है हमारे पास, राइट? ये सब मैंने इसके ऊपर ना लेबलिंग की है, राइट? अच्छा, मेथड में ये होता है कि सबसे पहले तो यू चूज अ सॉल्वेंट, राइट? You choose a solvent, right, that is going to be workable for you. Let's say मेरे पास एक ऐसा solvent है जो कि water soluble है, मैं यहाँ पे oil डाल दूँ solvent में, तो that technique is never gonna work. So you need to find yourself a feasible solvent, number one, right? सबसे पहले तो आपका solvent आएगा। Number two, आपका जो Whatman paper या क्रोमेटोग्राफी पेपर,
recommended is chromatography paper which is called chromatogram, right? But I'm just saying chromatography paper क्योंकि आपका जो जो वो है ना कैम्ब्रिज, वो क्रोमेटोग्राम वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता जबकि पूरी दुनिया करती है, ठीक है? दैट इज द एक्यूरेट वर्ड, लेकिन यहाँ पे आप यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर विच इज दिस पेपर ओवर हियर, वेट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायग्राम, राइट? दिस वन, राइट? तो सबसे पहले आपने क्या किया कि एक तो आपने सैंपल अपना चूज करना है कि आपके पास सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, नंबर वन। सेकेंड आपका ये होगा कि आपने ये जो पेपर लिया है ये क्रोमेटोग्राम पेपर आपके पास होना चाहिए, राइट? दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है एसेंशियल्स, अब मैं एसेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, राइट? ये इसको मेथड के बजाय ना मुझे इक्विपमेंट कहना चाहिए, राइट? सो जी जी Say solvent the mixture we have to add up the colors. जी 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 जिसमें नहीं 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 सॉल्वेंट नहीं, वो मिक्सचर अलहदा आपको मिलेगा, सैंपल आपको सेपरेट मिलेगा, मैं भी बताने लगा हूँ उसमें, ठीक है? ये इक्विपमेंट में डालो एक, फिर आपको चाहिए होगी पेंसिल, पेंसिल इज मस्ट, राइट? बीकर एक चाहिए अगर इक्विपमेंट की बात करें, आई मीन दिस विल कम इनटू द इक्विपमेंट ना, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी पेपर इज इक्विपमेंट नॉट अ केमिकल, राइट? सो आपको पेंसिल चाहिए, बीकर चाहिए, सॉल्वेंट ऑब्वियसली आपको चूज करना पड़ेगा। आप फिल्टर पेपर, जो वॉटमैन पेपर है ना, ये फिल्टर पेपर का नाम है, राइट? दिस द एक्चुअल नेम ऑफ द फिल्टर पेपर दैट वी यूज। तो आप फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हो या स्पेसिफिक क्रोमेटोग्राफी पेपर भी यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली दिस विल गिव यू फास्टर रिजल्ट्स, बट वी यूजली यूज दिस इन लैब्स एज वेल। आप बच्चों के लिए हम ये यूज कर लेते हैं क्योंकि क्रोमेटोग्राफी पेपर इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, राइट? तो हम ये भी यूज करते हैं, दिस ऑल्सो डज द सेम जॉब, बट थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है? क्योंकि इट्स नॉट एज एफिशिएंट एज द क्रोमेटोग्राफी पेपर, राइट? अच्छा, आपको पेंसिल और बीकर क्यों चाहिए, अब हम उसकी बात करेंगे एसेंशियल्स की, राइट? तो सबसे पहला एसेंशियल ये कि आपने क्या करना है, स्टेप नंबर वन, राइट? मार्क a baseline, right, on paper with pencil, right? एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट पेंसिल ओवर हेयर। मैं भी ये सारी चीज़ें ना, मैं पहले मुझे लिखने दें फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी देता हूँ, राइट? ये पेंसिल को मैं हाईलाइट करूँ, इट्स वेरी स्पेसिफिक ओवर हेयर। स्टेप नंबर टू, एंश्योर दैट, मैं सिर्फ वर्ड पेपर यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार क्रोमेटोग्राफी नहीं लिखूंगा, इट विल कंज्यूम टाइम, राइट? एंश्योर दैट पेपर is at least, right? No, no, no. Ensure baseline, we should say, right? Baseline की जो हमने बात की, बेस लाइन को भी मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है? कि बेस लाइन की हम स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये बड़ी स्पेसिफिक लैंग्वेज है यहाँ पे। बेस लाइन इज एटलीस्ट 1 inch, right? Again, I'm going to box this out, 1 inch above solvent। बेस लाइन की बात हो रही है पेपर की नहीं, पेपर आपका डिप होना चाहिए, राइट? विच यू कैन सी ओवर हेयर कि जो मैंने पेपर लिया, ये यहां तक पेपर है मेरा, पेपर तो डिप हो गया, बट कीप इन माइंड कि जो बेस लाइन है वो कम अज कम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 1 इंच की, कि एटलीस्ट 1 इंच ऊपर होना चाहिए, और उसके मैं भी ये रीजंस बताऊंगा क्यों, ठीक है? पहले मुझे कंप्लीट करने दें मेथड को, ठीक है? अच्छा, ये कर लिया। नंबर थ्री, रैप द एक्सेस पेपर ऑन द पेंसिल। अब ये है आपका पेंसिल का यूज अगेन, पहले तो आपने पेंसिल से ड्राइंग करनी है और यहाँ पे सेकंड यूज है पेंसिल का आपके लिए कि आपने उसको रैप करना है, राइट? यहाँ तो इन्होंने आपको क्लिप और ये दे दिया, बेसिकली क्लिप और ये आपको नहीं मिलता। आप क्या करते हैं कि इस पेंसिल के ऊपर इसको वाउंड कर लेते हैं पेपर को और उसको हैंग कर देते हैं, ये पेंसिल आपके बीकर के ऊपर बैठ जाती है जाके इस तरह से, राइट? सो अगेन मैं यहाँ पे भी इसकी अपनी डायग्राम, अपनी वाली डायग्राम भी खुद बनाऊंगा टू शो यू व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग इन द लैब, राइट? आपको क्लिप शिप कोई नहीं देता, आपके उसमें अवेलेबल नहीं है क्लिप, राइट? लेबोरेटरी इक्विपमेंट में एडेड नहीं है, तो अगर आप क्लिप यूज करते हो दैट वुड बी अ वायलेशन फॉर द मेथडोलॉजी। कीप इन माइंड यू आर सपोज टू राइट एग्जैक्ट दीज स्टेप्स, राइट? कि रैप द एक्सेस पेपर ऑन द पेंसिल, राइट? उसके बाद नंबर फोर, जब आपने ये रैप कर दिया, फिर लेट the solvent climb to a certain हाइट, जहां तक भी आपने लेके जाना है, कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपने लाजमी ही यहां तक चढ़ाना है इसको, इससे थोड़ा नीचे भी हो, जहां पे आपको लगे कि आपके सैंपल्स अब चढ़ना बंद हो गए हैं, दे आर नॉट क्लाइंबिंग एनी मोर, तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत सॉल्वेंट ऊपर जाने दो, उसके बाद रोक दो उसको, ठीक है? जस्ट मे बी 1 more inch अबव द लास्ट डाई, जहां पे आपके कलर्स सेपरेट होना बंद हो जाएंगे, वहां पे आप उसके बाद 1 इंच के बाद आप इसको
रोक देंगे, तो हम उसको कहते हैं टू अ सर्टन हाइट, राइट, टू अ एनी फिजिबल सर्टन हाइट और स्पेसिफिक हाइट, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ठीक है, थोड़ा सा बस ऊपर जाने देते हैं। ओके, इसके बाद रिमूव पेपर एंड हैंग टू ड्राई। नाउ कीप इन माइंड, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इवन इन द प्रैक्टिकल, आई हैव लाइक टेकन द प्रैक्टिकल ड्यूरिंग एग्जाम, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि इस पेपर को रख देते हैं नीचे किसी उसके ऊपर, राइट, टाइल के ऊपर या किसी भी जगह पे डेस्क पे रख देते हैं। that will ruin your results. You still need to keep it hanging till it fully dries, right? तो जब तक ये fully dry नहीं होता तब तक आप इसको टच नहीं करेंगे सैंपल को, right? Okay, once it dry, then number 6, measure solvent front and dye heights, राइट। बेटा राइटिंग पे ना जाना, मैं इनको दोबारा नीट करके आपके लिए लिख दूंगा, राइट, ऑल दो मैं बुक से ही आपको पिक्चर भेज दूंगा, पूरे स्टेप्स वहां दिए मैं, राइट, कि अब आपने इसकी हाइट्स मेजर करनी है। नाउ नंबर 7, कैलकुलेट आर एफ वैल्यू फॉर ईच डाई, राइट, ईच डाई या ईच सैंपल, यू कैन से, जितने भी कलर आपके सेपरेट होंगे, मैं डाई का वर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, 8th, यहाँ पे मैं इस आर एफ वैल्यू से पहले डाल रहा हूँ ये एक और, ठीक है, 7, यू कैन से कि ओके, लेट मी जस्ट ग्रैब दिस, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको लेट मी जस्ट मूव इट डाउन स्टेयर्स लिटिल बिट, राइट। यहाँ पे मैं 6A और 6B की बात कर रहा हूँ। अब 6B क्यों, ठीक है, अच्छा 6A भी नहीं, आई शुड नॉट रिमूव दिस, आई शुड ऐड, या चलो यहीं पे डाल देते हैं, राइट। मेजरमेंट से पहले यू कैन से कि यू आर सपोज टू, इन केस इफ योर डाइज आर नॉट कलर्ड, तो वो एक स्टेप यहाँ एडिशनल स्टेप आ जाएगा। ज़्यादातर आपको कलर्ड मिलती हैं, अगर ना भी हो तो वो आप डाल सकते हैं। यूजली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कलर्ड का मिलेगा, और आपसे नॉन कलर्ड का इंडिपेंडेंट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट, कि इन केस योर डाइज वर नॉट कलर्ड व्हाट वुड यू डू। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे developer is used to identify non-colored dyes, राइट, कि अगर आपके डाइज कलर वाली हैं ही नहीं, लेट्स से अगर ट्रांसपेरेंट डाइज हैं, तो फिर उनके लिए हम डेवलपर या इंडिकेटर्स कोई स्पेसिफिक हम रीजेंट्स यूज करते हैं जो उसको कलर को डेवलप कर देते हैं, राइट, उसमें कलर इंड्यूस कर देंगे। उसमें आपके पास फिनोल्फ्थलीन, थायरमोल्फ्थलीन, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। स्पेशल डेवलपर केमिकल्स भी आते हैं ऑर्गेनिक के लिए, बहुत स्पेसिफिक हैं आपके बुक में, प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस। मैंने कहा कि मैं बुक आपके साथ शेयर करूंगा, वो पेजेस मस्ट है बेटा इसके लिए रीडिंग, ठीक है। देन यू कम टू स्टेप 7, राइट, कि जब डेवलपर अगर आपके पास ये है तो फिर आप मेजर कर लेंगे, राइट। अगर ऑलरेडी कलर्ड है तो फिर ये 6A स्टेप आपके काम का नहीं है, राइट। इफ दे आर नॉन कलर्ड then you have to write this step for sure, right, if they ask you for a DOE, right, keep in mind कि ये DOE में भी आता है, which is question 4 of your ATP, और this also comes as question 1, उसमें आपको DOE नहीं आता, उसमें सारे मेथड स्टेप्स हुए हुए होंगे, आपसे इसके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, राइट। जी जी क्या आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे वापस से, मुझे नहीं समझ आ रही है। जी जी, अब बेटा मैं एक्सप्लेन करने लगा, अब मैं इन स्टेप्स को ना मैंने इसलिए जूम आउट किया, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ यहाँ पे, राइट। अच्छा, पहला स्टेप है मेरा कि मार्क अ बेस लाइन, तो आप देखो कि सबसे पहले मैंने ये बेस लाइन इस पे मार्क की है, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बताया है पेंसिल, वाई पेंसिल, राइट। यहाँ अब मैंने बताया कि अगर ये आपको क्वेश्चन 1 आ जाए, राइट, विच इज लाइक नॉट द डीओई, आपको पता है डीओई कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंट डीओई क्वेश्चंस कौन से होते हैं, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपसे पूछा जाता है डिवाइस अ मेथड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, आपसे पूरा मेथड, या वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपने पूरा मेथड एक्सप्लेन करना होता है इस तरह से, राइट, ये मैंने उसके लिए लिखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स एज क्वेश्चन 1, उसमें क्या होता है कि स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये स्टेप 1 में पेंसिल क्यों यूज की जाएगी, वाई द स्टूडेंट कैन नॉट यूज अ बॉल पेन और एनी एनी अदर इंक पेन, इंक पेंसिल लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, वाई पेंसिल, राइट। इसकी वजह यह है कि अगर आप पेंसिल के अलावा कोई कलर यूज करोगे, राइट, इट इज इनसॉलेबल, राइट, ड्यू टू ग्रेफाइट, क्योंकि पेंसिल देखो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है ना, ग्रेफाइट या कार्बन डिसॉल्व नहीं होता किसी चीज में, राइट, हेंस यूज ऑफ पेंसिल इज सेफ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ब्लू बॉल पेन से लाइन लगा देता हूँ,
इज इट पॉसिबल कि आपकी ब्लू पेंसिल की लाइन, जो ब्लू बॉल पेन है, उसकी भी इंक इसमें मिक्स हो जाए और वो भी ट्रेस छोड़ दे एक अदद? सो दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम फॉर योर मेथड। सो स्टेप वन में पेंसिल की रिक्वायरमेंट क्यों है कि आप यहां पे एक इनर्ट या इनसॉल्युबल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी लाइन ही सॉल्युबल हो जाएगी तो बेटा आपका सारा का सारा प्रॉब्लम खराब हो जाएगा, राइट? अच्छा, सेकेंड स्टेप, एंश्योर दैट द बेस लाइन इज एटलीस्ट 1 इंच अबव, राइट? वाई, यहां पे दोबारा एक क्वेश्चन क्वेश्चन वन में आता है कि जी क्यों जरूरी क्यों है वाई 1 इंच, वाई दिस बेस लाइन शुड बी अबव द लिक्विड लेवल, ये लिक्विड या सॉल्वेंट के लेवल से ऊपर होनी चाहिए, ये डिप क्यों नहीं हो सकता? रीजन बीइंग कि बेटा अगर ये मेरा, लेट्स से ये मेरा पेपर है, राइट, और ये मेरी बेस लाइन है, राइट, ये मैंने इसके ऊपर डाई लगा दी। अच्छा, मेरा जो सॉल्वेंट है वो इसको कवर कर रहा है ऊपर तक। तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये डाई जो है ये ऊपर क्यों क्लाइम करेगी? वाई वुड इट क्लाइम अप, राइट? बिकॉज सॉल्वेंट तो इसको यहां मिल गया, तो ये हर तरफ फैल जाएगी, ये पानी के अंदर फैल जाएगी। यू गेट द आइडिया? ये ट्राई करना आप किसी आम टिश्यू पेपर के ऊपर रख के भी आप कर सकते हो, राइट? टेक अ टिश्यू पेपर, पुट अ इंक, नॉर्मल जो आपकी इंक पेन की इंक होती है, एक छोटा सा ड्रॉप उस पर डालो टिश्यू पेपर पे और उसको डिप करो पानी के अंदर। अगर आप का ये सैंपल ही डिप हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर तो ये क्लाइम नहीं करेगा, ये आपके सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? इट विल बी डिफ्यूज्ड, यहां पे आप वर्ड यूज करेंगे डिफ्यूज्ड इन सॉल्वेंट, राइट? तो यहां पे वाई आप क्या लिखोगे? टू प्रिवेंट डिफ्यूजन इन सॉल्वेंट। आपने तो उसको क्लाइम करवाना है, सॉल्वेंट के अंदर फैलाना नहीं है, राइट? वरना तो डिफ्यूज हो जाएगा, राइट? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सैंपल आपका, विच ऑन द कॉन्ट्रेरी वी वांट दिस टू गो अप, राइट? अच्छा, यहां पे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इट इवन मूव अप, व्हाई इट मूव्स अप, राइट? अब मूवमेंट क्या है ये तो हमें समझ आ गई कि जो सैंपल है वो आपका मूव करता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, राइट? जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा कम ट्रेवल करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि सॉल्वेंट बजाते खुद क्यों ऊपर जाना चाहता है? आपने कोई मोटर तो लगाई नहीं कि उसको पुश कर रहे हो। सो द आंसर इज कैपिलरी एक्शन, राइट? कैपिलरी एक्शन। आपको पता है ना कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन भी कैपिलरीज में जा रही होती है, जो प्लांट्स नीचे से रूट से पानी एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स तक, दैट इज आल्सो कैपिलरी एक्शन। सो कैपिलरी एक्शन हैपेंस व्हेन you have very thin tubes or very thin cross sections in which the liquid will automatically move up due to higher वॉल्यूम एट द बेस एंड द स्ट्रॉ। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने कैपिलरी एक्शन की पहले भी आपको आई थिंक दी थी कि आप एक स्ट्रॉ देखें एक ग्लास के अंदर, यू विल ऑलवेज फाइंड कि जो आपका वाटर लेवल है ग्लास के अंदर और जो वाटर लेवल है स्ट्रॉ के अंदर उसमें फर्क होता है। स्ट्रॉ में हमेशा ये ऊपर होता है। वाई दिस इज हायर? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, राइट? दिस इज कमिंग फ्रॉम फिजिक्स नाउ, राइट? जो आपका प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, प्रेशर उतना ही है। यहाँ पर एरिया कम है, प्रेशर एयर का उतना ही है, तो फोर्स बढ़ जाती है। दैट मीन्स दिस विल क्लाइंब अ लिटिल बिट हायर देन दिस वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, राइट? तो स्ट्रॉ में ज्यादा होता है, इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है कि कैपिलरी ट्यूब्स होती है ना आपके पास केमिस्ट्री लैब के अंदर, दोज आर वेरी थिन ग्लास ट्यूब्स, राइट? तो उसमें भी अगर आप उसको बीकर में डालोगे तो आप देखोगे कि कैपिलरी में पूरा ही पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, जबकि ग्लास में उसका लेवल कम होता है। सो व्हाई डज दिस सैंपल इवन वांट टू, व्हाई द सॉल्वेंट वांट्स टू मूव अप, वो क्यों ऊपर जाना चाहता है? दैट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ओवर हियर, राइट? अच्छा, सॉल्वेंट अब आपका चला गया। सॉल्वेंट जहां तक क्लाइंब करता है, जिस हाइट तक वो जाता है, राइट, आई एम जस्ट गोना ड्रॉ दिस, तो इस हाइट को, इस बेस लाइन से इस हाइट को आप कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, राइट? तो ये जो आपकी हाइट है बेस लाइन से इस तक की, जहां तक पानी आप जहां पे इसको स्टॉप कर दोगे, राइट, वंस यू रिमूव इट फ्रॉम द सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट, राइट? और ये वो है कि जितना आपका सॉल्वेंट या जो आपका जो लिक्विड है, यूजली आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज वाटर, तो पानी जितना क्लाइंब करता है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। सो वंस यू रिमूव दिस, तो यहाँ पे आपने इसकी स्केल रख के ड्राई करने के बाद स्केल से आपने इसकी मेजरमेंट करनी होती है कि कितना पानी ने क्लाइंब किया इस पे। आपको नजर आ जाता है रिंकल से कि कहाँ तक पानी गया था। जी जी सर हम लोग कलर्स खुद डालते हैं इसमें? जी जी बेटा, कलर आप नहीं डालोगे, वो मिक्स्ड होता है। आपको अननोन सैंपल मिला है, आपको नहीं पता उसमें कितने कलर मिक्स हुए हैं। लेट्स से मैं आपको एक ड्रॉप देता हूँ ब्लैक इंक का, राइट? आपको तो ब्लैक ही लगेगी। अब उसमें रेड भी डला हुआ है, उसमें ग्रीन भी डला हुआ है, उसमें ब्लू भी डला हुआ है, राइट? यू वुडंट गेट टू नो,
आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको तो नहीं नजर आएगा, क्योंकि ब्लैक इंक पे तो जो मर्जी ऐड कर दो ब्लैक ही हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जब आप ये वाला ब्लैक डॉट यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये सेपरेशंस नजर आएंगी पानी के साथ, राइट। जैसे जैसे पानी क्लाइम करता जाएगा हर कलर अपने अपने हाइट तक जाके रुक जाएगा, जितनी उसकी सॉलिबिलिटी होगी उतना वो क्लाइम करेगा। जी जी। लेकिन सर आपने जो अभी कहा है कि ये जो डॉट है हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। नहीं, डॉट नहीं बेटा, डॉट तो सैंपल है, बेस लाइन की बात की थी। ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, इस ये पेंसिल लाइन है, इसको बेस लाइन कहते हैं। ये डॉट नहीं है आपका बेस लाइन, इसको तो सैंपल कह रहे हैं हम, सैंपल एट ओरिजिन, ठीक है, या बेस लाइन। तो आपने हमेशा सैंपल अपना बेस लाइन के ऊपर छोड़ना होता है। यू गेट द आइडिया? बेस लाइन इज ड्रॉन विद द पेंसिल, ये वाली बेस लाइन है, ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये आपका सैंपल है। इसको आपने क्लाइम करवाना है, एंड अगेन रिमाइंडिंग यू दैट द सॉल्वेंट मस्ट बी लोअर देन दिस। अच्छा, लोअर से मुराद ये नहीं है कि ये आप पेपर ही डिप ना करो सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, हवा में लटको तो फिर तो डेफिनेटली हाउ वुड यू डू द एक्सपेरिमेंट, सो इट नीड्स टू बी डिप्ड इन देयर, बट इन अ वे दैट द बेस लाइन इज हायर देन द सॉल्वेंट, राइट, इन द बीकर, और फिर ये क्लाइम करेगा ऊपर को, राइट। तो ये मैंने आपको तीन टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता दिए जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। एज अ सेड कि ये वीडियो भी आपके पास रहेगी और वो पेपर्स हम बार बार करेंगे। हम स्टार्ट ही एटीपी से करेंगे, क्योंकि एटीपी का केमिस्ट्री के जेनेरिक पेपर से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। इसके अपने ही रूल्स हैं और अपनी ही इंफॉर्मेशन है, और आपको वो इन्फॉर्मेशन चार्ट अनफॉर्चुनेटली आईजीसीएसई को तो मिल जाएगा, जीसीएसई वालों को नहीं मिलेगा। सो वो चार्ट आपको मैंने नॉनदलेस आपको याद ही करवाने हैं बिट बाय बिट, राइट, विद जीसी में प्रैक्टिस। जी जी। सर जीसी में स्कोर करना आसान होता है या फिर आईजी में? बेटा इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। क्वेश्चन मेरे लिहाज से तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, सिर्फ डिफरेंट होते हैं टॉपिक और मेथोडोलॉजी वही है क्वेश्चनिंग की, राइट। स्कोरिंग भी देखा जाए तो इट्स फाइन, दोनों की एक जैसी है। आईजीसीएसई आई टेल यू के डेवलप किस लिए हुआ था। आईजीसीएसई डेवलप हुआ था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, राइट। थर्ड वर्ल्ड से मुराद है कि जहाँ इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन अदर वर्ड्स रीडेबिलिटी के ऊपर आपको ज़्यादा गेज किया जाता है आईजीसीएसई में, विच एक्चुअली पुट्स अस अंडर स्ट्रेन, कि वहाँ पर कई दफ़ा स्टेटमेंट्स इतनी एम्बिगुअस आ जाती हैं कि यू डेफिनेटली लूज मार्क्स देयर। मेरे जैसा बंदा भी मार्क्स लूज कर जाता है, क्योंकि मैं एकदम एडवांस सोचना शुरू कर देता हूँ और वो बहुत ही बेसिक चीज़ पूछ रहा होता है क्वेश्चन। यू विल सी इन द इन एटीपी, एटीपी में आपको नजर आ जाएगा कि मेरे साथ क्या होगा, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू द किड्स कि बेटा एटीपी पे ना, वो जिस तरह रमज़ान में कहते हैं ना कि साढ़े तेना रहना जागते रहना, वो हिसाब होगा आपके साथ, क्योंकि बेटा आई डील विद बिगर प्रैक्टिकल्स विद ए लेवल्स, राइट। तो मेरी जो ये टेक्निक्स हैं ये बहुत एडवांस्ड है, राइट। मैं अपने आप को रिड्यूस करता हूँ आप लोगों के लिए एटीपी में खास तौर पर, राइट। तो आपको इन्फॉर्मेशन आपने ट्रैक करनी है साथ साथ, कीप इन माइंड। वो अगैन मैंने बताया कि जो मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपने रट लेनी है एक लिहाज से। एग्जामिनर एग्जैक्टली यही वर्ड्स आपसे मांग रहा है। इसके अलावा आप आगे पीछे लेट्स से कैपिलरी एक्शन के बजाय आप लिखते हो डिफ्यूजन, कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलेगा मार्क आपको, राइट। यही वो फिर आपसे पूछता है कि जी पेंसिल लाइन क्यों आपने ड्रॉ करनी है, पेन क्यों नहीं करना। मैंने बताया कि इंसॉल्युबिलिटी आपको चाहिए। अगर आपकी बेस लाइन खुद बजाते खुद ये पेंसिल वाली जो ब्लैक लाइन है यही डिजॉल्व होना शुरू हो जाए, तो आपका तो सैंपल तो मतलब आपकी तो टेक्निक ही खराब हो जाएगी। वो इसका कलर भी मिक्स हो जाएगा। लेट्स से मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ मैं इंक भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्लू लाइन भी, ब्लू स्ट्रीक्स आना शुरू हो जाएंगे बिला वजह के, फजूल के, जो कि मेरा सारा का सारा सैंपल खराब कर देंगे, राइट। सो आई नीड टू ड्रॉ दिस विद पेंसिल। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, मस्ट पूछे जाते हैं। मैं भी अगर गेज करूंगा बच्चे से तो ये क्वेश्चन लाजमी करूंगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम, वाई द पेंसिल इज ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंडेड। इतना सस्ता काम क्यों कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे पेन मौजूद हैं, 10 रुपए की पेंसिल से हमने लाइन लगानी है इतने एक्सपेंसिव टेक्निक के पीछे। वजह है उसकी, क्योंकि ग्रेफाइट होता है पेंसिल के अंदर विच इज़ इनसॉल्युबल। कोई एसिड बेस कोई चीज़ कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए हम पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। अच्छा, ये 1 इंच वाला भी मैंने आपको समझा दिया कि आपका डिफ्यूजन हो जाएगी सैंपल की, सॉल्वेंट के अंदर तो क्लाइम ही नहीं करेगा वो, राइट, इसलिए ये मैंने हाईलाइट किया। अच्छा, अब रैपिंग द एक्सेस ओवर हेयर। तो अब आप क्या करते हो कि लेट्स से आपका ये पेपर था ना, तो आपने ये पेंसिल रखी, तो आपने इसी के अराउंड बाउंड करके इसको हैंग कर देना बीकर के साथ। ये पेंसिल, दिस पेंसिल विल एक्चुअली गिव यू दिस दिस होल्डिंग, राइट। आपको क्लिप लगाने की जरूरत नहीं, ये आपका पेपर यहाँ से हैंग करता रहेगा। यू गेट द आइडिया कि पेंसिल को यूज आप इस काम के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लिप नहीं दिया, जो कि आपके लैब वर्क में मैं बता चुका हूं कि आपको नहीं अलाउड, अगर आप यहाँ लिखते हो हैंग इट विद अ क्लिप, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल,
राइट। आप वहां मेंशन करो कि बेटा पेंसिल के ऊपर हमने रैप कर देना एक्सेस को और उसको हैंग कर देना बीकर के साथ, राइट। तो ये अब आपका यहाँ सॉल्वेंट, मैं जरा थोड़ी सी नीट डायग्राम बनाता हूँ साथ साथ, ठीक है। अब ये नीचे स्टेप्स आ रहे हैं तो मैं साथ साथ डायग्राम अब बनाता हूँ अपनी। तो सबसे पहले आपने लिया बीकर, स्टेप वन, राइट। ये अब मैं कंप्लीट डिस्कशन दे रहा हूँ, इतने स्टेप्स आपने नहीं लिखने होते, राइट। फिर आप इसको फिल करते हो थोड़ा सा अपना सॉल्वेंट डाल के, एंड द सॉल्वेंट इज जनरली सिलेक्टेड। आपके पास दो सिलेक्शंस है, कीप इन माइंड। एक आपके पास है वाटर, मोस्टली यूज नंबर वन, विच इज फॉर इनऑर्गेनिक, राइट। ये इनऑर्गेनिक्स के लिए, इनऑर्गेनिक। एंड सेकेंडली सॉलेबल के लिए, जारी बात है जो चीज वाटर में सॉलेबल ही नहीं है वो क्यों क्लाइम करेगी, वो तो फिर चढ़ेगी नहीं ऊपर। तो ये इनऑर्गेनिक और सॉलेबल के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक तो वैसे ही डिजोल्व नहीं होते, पेट्रोल कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होगा, ऑयल कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होगा। तो अगर इस किस्म की डाइज हैं तो उनके लिए फिर आप यूज करते हो एथेनॉल, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि एथेनॉल का केमिकल यूज बहुत एक्सटेंसिव है कंपेयर टू ड्रिंकिंग, राइट। हमें सिर्फ लगता है कि एथेनॉल सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, नो, इट्स अ अमेजिंग रीजेंट। इट इज द ओनली रीजेंट दैट कैन compete वाटर इन प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज वाटर के बहुत करीब है, सरप्राइजिंगली विद बोनस एडवांटेज दैट इट वर्क्स विद ऑर्गेनिक्स एज वेल, राइट। ये इनऑर्गेनिक को भी डिसॉल्व कर जाता है, ऑर्गेनिक को भी कर जाता है, राइट। सो दिस यूजली वर्क्स बोथ फॉर ऑर्गेनिक, recommended for organic, but also works equally potent for inorganic, right. अंडर द इंप्रेशन कि आप यहाँ पे कोई एसिड बेस रिएक्शन ना कराओ, राइट। आपके पास सिंपल होनी, इनर्ट होनी चाहिए। जी जी। सर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एथेनॉल के, इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। किसके, एटीपी के? इससे बेटा ये एक क्रोमेटोग्राफी 10 नंबर से, क्रोमेटोग्राफी का जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला जो क्रोमेटोग्राफी है, इट रेंजेस फ्रॉम 8 to 15 मार्क्स आउट ऑफ 40। ये बड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन आता है, स्पेशली जब क्वेश्चन वन आ जाए। मैंने कहा डीओई आ जाए ना 7 मार्क्स का तो जान छूट जाती है आपकी, ठीक है। बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, आराम से ही आपने ये 6 स्टेप लिखे, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने नीचे एक टेबल ड्रॉ करके ये आर एफ वैल्यू का फार्मूला लिख दो, बेटा आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। 7 कभी भी नहीं मिलते डीओई में, कीप इन माइंड, नो वन गिव्स यू फुल मार्क्स इन डीओई, आई कैन गारंटी यू दैट। कहीं ना कहीं से वो कीड़ा निकाल ही लेते हैं, ठीक है। सो उनकी वो चेक लिस्ट होती है हमारी एग्जामिनर्स के पास, जिसके अगेंस्ट हमने इसको चेक करना होता है। तो उसमें हमारा कोई ना कोई बच्चा एक आध पॉइंट मिस कर जाता है, राइट। लेट्स से उसने ये मिस कर दिया, राइट। रैपिंग बताना भूल गया कि रैप एक्सेस को किस तरह रैप करना है। कीप इन माइंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे मिस कर जाते हैं इसको, ठीक है। क्या रैपिंग है, हम क्लिप से लगा देते हैं, भाई एक्सेस का क्या करना है, वापस दोबारा अंदर डिप कर देना है। लेट्स से बहुत ही लंबा पेपर है तो सेकंड पार्ट का दोबारा अंदर जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, नो, यू हैव टू रैप इट अप, यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम द सॉल्वेंट, राइट। और आपका वॉटमैन पेपर, यहाँ भी प्रिकॉशंस भी मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। मैं प्रिकॉशंस अभी साथ साथ बताऊंगा इसके, अभी सिर्फ स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वी आर डन विद स्टेप 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी तक यहाँ तक गए। अच्छा, अब बात आती है सॉल्वेंट की क्लाइमिंग की। ये मैं भी नीचे स्टेप्स बता रहा था कि ये आपके पास आ गया, ये आपने ये अपना पेपर लिया, ठीक है, सबसे पहले। और ये पेपर मैं ले रहा हूँ लंबा, राइट, दिस इज लॉन्गर देन द बीकर, राइट। अच्छा, आपने यहाँ पे ये पेंसिल बेस लाइन ड्रॉ की, इसको मैं यहाँ नोट करूँ कि ये बेस लाइन है, राइट। नाउ माई पेपर इज हेयर। अच्छा, मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं ये पेंसिल लूंगा, इसके ऊपर जो मैंने बताया, राइट, दिस इज द पेंसिल, और ये पेंसिल के अराउंड मैंने रैप कर दिया। कीप इन माइंड यही सबसे लंबी टेक्निक है आपकी, बाकी बहुत आसान है, वो हम 10 मिनट में कवर कर जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स, राइट। यही आपका टाइम लेगा। तो आपने एक्सेस को यहाँ इस तरह से यूं ड्रॉ कर देना है, इन केस इफ दे वांट रिक्वायर अ ड्राइंग इन द पेपर। नाउ यू सी कि मेरा जो जो सॉल्वेंट है वो बेयरली टच कर रहा है बॉटम को, राइट। ये बेयरली टच कर रहा है बॉटम को, राइट। मैं यहाँ खुद ये इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। नाउ माई बेस लाइन इज हेयर, गेट द आइडिया, ये बेस लाइन आ गई। अच्छा, अब आपने जो सैंपल डालना है बेटा, सैंपल आप यहाँ पे ड्रॉप करते हो, एंड कीप इन माइंड द ड्रॉप मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये भी मैं प्रिकॉशंस नीचे लिस्ट कर दूंगा आपके लिए कि ये प्रिकॉशंस अगर पूछ ले कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल इनएक्यूरेसीज इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट, तो वो फिर आप लिस्ट करोगे 2 मार्क्स या 1 मार्क के लिए, राइट। उसमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक आप बता सकते हो, ठीक है। यूजली दे गो फॉर 2 मार्क्स। सो ये आपका आ गया सैंपल, इसको मैं थोड़ा सा ये हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अच्छा, वंस दिस स्टार्ट्स वर्किंग तो ये ऊपर तक क्लाइम करेगा। अब ये देखो कि ये आपका आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम कर गया, राइट। और जहां तक ये गया, राइट, जहां तक आपने इसको रोक दिया, और ये रोकना कब है, मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे आपके ट्रेस आना, लेट्स से कि आपका एक ये ट्रेस आ रहा था ब्लू का, ठीक है, और उसके बाद आपका एक ये ट्रेस आ गया रेड का, यहाँ पे सैंपल कहीं आके नजर आना शुरू हुआ, कुछ स्पॉट्स नजर आ गए,
और यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर गए हो तो ये एक ग्रीन का कुछ स्पॉट आपको नजर आ गया, राइट। आफ्टर दैट जब आपको नजर आ गया कि इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये सॉल्वेंट ऊपर जाता जाएगा, कीप इन माइंड द कलर्स स्प्रेड अलोंग विद द वाटर। ये नहीं होगा कि ये बाद में आपको नजर आएंगे। लेट्स से कि ये क्लाइम कर रहा है ना, तो यहाँ तक अभी पहुंचा है, लेट्स से ये यहाँ तक पहुंचा है, तो अब आपका ग्रीन आपको विजिबल होगा इस पॉइंट तक, राइट। इसके बाद आप नोट करते हो कि आहिस्ता आहिस्ता पानी चढ़ रहा है, राइट। आई मीन द सॉल्वेंट इज गोइंग अप, बट यू डोंट सी एनी मोर डाइज कमिंग अप। तो आप इसको थोड़ा सा क्लाइम करने दोगे एंड देन यू रिमूव दिस पेंसिल, राइट। सो यू रिमूव इट along with the paper and hang it somewhere, right, to dry। आपने इसको फुल ड्राई होने देना है, राइट। ये ड्राई हो गया, ड्राई करने के बाद आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर ये कितना बेस लाइन से ऊपर तक गया। सो दिस वॉज द सॉल्वेंट फ्रंट, राइट। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके स्पॉट्स आ रहे हैं, राइट, इनकी जो हाइट्स हैं इंडिपेंडेंट, राइट, हाइट्स जो आप यहाँ से इनकी मेजर करोगे, तो ये इंडिविजुअल हाइट्स आ जाएंगी हाइट ऑफ द सैंपल, राइट। जितना सैंपल ने क्लाइम किया और जितना सॉल्वेंट ने क्लाइम किया, राइट। सो यहां से आपको आर एफ वैल्यू मिल जाती है विच टेल्स यू द सॉलिबिलिटी रेट ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्रैगमेंट, एंड दैट इज ऑल योर आस्क्ड अबाउट दिस। ये आपका क्वेश्चन पी जो आपका थ्योरी है, ये वाला जो पार्ट है आर एफ वैल्यू वाला, ये आपका थ्योरी में भी आ जाता होता है कई दफा। कीप इन माइंड कुछ एटीपी के पॉइंट्स जो हैं वो थ्योरी में भी पकड़े जाते हैं, और जब वो थ्योरी में आपको आ जाएगा यू शुड बी वेरी श्योर कि अब आपका एटीपी में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। सो डू प्रे कि ये आपका एटीपी में ही आए, ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि वहां पे ये 58 से 15 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, एंड दैट विल मेक योर 15 मार्क्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि ये बड़ा सादा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आर एफ वैल्यू आ गए, तो हाइट ऑफ द सैंपल ओवर हाइट ऑफ द सॉल्वेंट, इसको मैं एच नॉट कह रहा हूँ, राइट। नॉट से मुराद है बेस ओरिजिनल, राइट। सो सैंपल आप इसको कह ले, या मैं इसको ए बी सी कह देता हूँ कि हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ बी एंड हाइट ऑफ सी, राइट। इसको लेट मी जस्ट मेक इट ए बी सी। क्या आपके पास ये हाइट ऑफ ए बी या सी जो जो होंगे, आप उनके तीनों के अलग अलग आर एफ वैल्यूज निकालोगे, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की, कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशन, प्रिकॉशन नंबर 1, एंश्योर दैट पेपर इज नॉट रिंकल्ड, राइट। आप इसको हैंग करने, जब आप ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगे हो, बेस लाइन ड्रॉ कर रहे हो या अंदर डाल रहे हो, मेक श्योर इट इज परफेक्टली स्ट्रेट। अगर रिंकल्ड पेपर है तो दैट विल अफेक्ट योर सॉलिबिलिटी रेट, राइट। क्योंकि पेपर में रिंकल्स आ गए तो उसकी कैपिलरीज कुछ ब्रेक ऑफ हो चुकी होंगी, तो वहां से क्लाइंबिंग irregular हो जाएगी, so that will induce error in your reading। So this is precaution। Remember, precaution means usually accuracy। if they use the word safety precaution, then list safety precaution, कि भाई इस सैंपल में हाथ नहीं डालना, let's say अगर आप acidic solvent use कर रहे हो, so that is a safety precaution। Usually when the word precaution is used for ATP, both physics, chemistry and even in biology, it is referred to the accuracy, right, that how error can be induced। जी जी सर सॉल्वेंट का क्या काम होता है इसमें? बेटा, सॉल्वेंट इनको सेपरेट करता है, दे विल सेपरेट इट आउट डिपेंडिंग। इसमें भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, मैंने आपको बताया कि दो मेजर सॉल्वेंट्स हैं आपके कोर्स में, राइट, जो कि यूज होते हैं, एंड दीज आर यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स एनीवे, राइट। आपको पता है वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि मोस्टली सारे के सारे इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करता है, लेकिन कीप इन माइंड ये टेक्निक सिर्फ सॉल्युबल आर्टिकल्स के लिए काम करती है। लेट्स से अगर मैं इसमें कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट रख देता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो स्पॉट यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा। लेट्स से अभी मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ब्लैक इंक भी थी इसमें, राइट, मेरे पास ब्लैक, ब्लू एंड रेड, तो ये देखो कि मेरे पास ब्लू का भी स्पॉट आ गया, रेड का भी आ गया, लेकिन ब्लैक नहीं हिला। ब्लैक क्यों नहीं हिलेगा? आपको पता है ब्लैक इंक्स किस तरह बनती हैं? कोई भी ब्लैक इंक, ब्लैक बोर्ड मार्कर, ब्लैक परमानेंट मार्कर, ब्लैक इंक पेन, ब्लैक बॉल पेन, कैसे बनते हैं? इवन पेंसिल, ऑल ऑफ देम आर मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, कार्बन, राइट। कार्बन इज द ओनली ब्लैक कंपाउंड वी हैव, राइट, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो जिस भी चीज में, इवन ब्लैक प्लास्टिक्स अगर आप देखते हो ना, प्लास्टिक, तो उसमें भी आप कार्बन ब्लैक ऐड करते हो एज अ कलरिंग डाई, पाउडर आप ऐड करते हो, जिसकी वजह से आपका प्लास्टिक ब्लैक हो जाता है, राइट। तो ये जो ब्लैक है ये इनसॉल्युबल है, ये मूव ही नहीं करेगा कभी भी। तो अगर इसी तरह अगर आप कोई भी इनसॉल्युबल डाई डाल दोगे तो बेटा वो तो कभी भी नहीं जाएगी ऊपर, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट काम ही नहीं करेगा। बट नो सच क्वेश्चन इज इन एनी पेपर, आई हैव नेवर सीन सच अ क्वेश्चन। सो please refer to this, that water is used and that is always for soluble dyes। आपको हमेशा soluble dye ही दी जाएगी। obviously they want you to run the experiment
एज अ होल। इनसॉल्युबल दे के एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा ना, राइट। अच्छा, फिर आते हैं एथेनॉल के ऊपर। एथेनॉल आपका यूज होता है यूजली ऑर्गेनिक के लिए। लेट्स से पेट्रोल आ गया, आप पेट्रोल, डीजल और नाफ्था को सेपरेट करना चाहते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो ये होगा कि ये तीन ऑर्गेनिक है, तो आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, विच इज एथेनॉल। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर टू, तीनों ही नॉन कलर्ड है। पेट्रोल का भी कोई कलर नहीं होता। आप बाहर से जो पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी के अंदर या तो आप देखते हो कि उसका ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कलर कोड्स हैं। बट रिमेंबर दैट इज एन इंडिकेटर एडेड टू द पेट्रोल। पेट्रोल प्योर का कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सेम इज विद डीजल, सेम इज विद नाफ्था, सेम वुड बी विद लुब्रिकेटिंग ऑयल। आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो प्योर ऑयल आता है, राइट, दैट इज ट्रांसपेरेंट, राइट। जो आप इंजन ऑयल्स डालते हो उनमें एडिटिव्स ऐड किए होते हैं परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए ऑयल की, इसलिए वो कलर्ड हो जाते हैं। पेट्रोल में भी जो कलर आता है वो उसकी एनहांसमेंट के लिए होता है, राइट। उसको इम्प्रूव किया होता है ताकि वो इंजन को जंग ना लगे अंदर। पानी क्योंकि प्रोड्यूस होगा ना कंबशन से, वाटर एंड CO2, तो वो CO2 उसको कंबशन से वो रस्टिंग ना करे इंजन के लिए, इसलिए वो उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स डाले होते हैं, वाटर रिपेलेंट डाला होता है, कुछ ना कुछ डाला होता है पेट्रोल के अंदर, जिस वजह से उसका कलर आता है। तो आपके जितनी भी ऑर्गेनिक है ना मोस्टली। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अमाइनो एसिड्स का, कि अमाइनो एसिड आर यूजली नॉन कलर्ड, राइट। आपको हम क्वेश्चंस देखेंगे अगेन, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस शुरू ही हमने यहाँ से करना है, स्टार्ट ही हमारा यहाँ से होगा पास पेपर का, तो विल गेट टू नो ऑल दोज वेरिएंट्स। मैं सारे के सारे वेरिएंट्स आपको करवाऊंगा कि हर तरीके से हम इसको धो लें टेक्निक को, राइट। तो वहाँ पे मैं साथ साथ आपको टेक्निक्स की ये जितनी भी जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं, ये अप्लाई किस तरह करनी है, किस तरह से सोचना है आपने, तो मैं साथ साथ आपको टेक्निक्स बताता जाऊँगा। दिस इज द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। जी जी। सर आप GCIT दोनों के पास पेपर्स करवाएंगे? बेटा मैं GCSE के ही करवाऊंगा, IGCSE के आसान है थोड़े, ठीक है। मरियम माइट नॉट बी हैप्पी विद दैट, बट द पॉइंट इज कि बेटा उसने भी ए लेवल तो करना है ना आगे जाके, तो ए लेवल में आपको GCSE आपके काम आता है। IGCSE वाले बेचारे जो है ना मार खाते हैं जाके, इसलिए उनको आगे जाके केमिस्ट्री समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस करवाई हुई होती हैं IGCSE में। आई रियली वॉन्ट हर टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अगर आपका सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा हो ना बेटा, तो फिर आपके लिए दुनिया का कोई भी पेपर दे दो, GCSE क्या, AQA क्या, आप एडेक्सल भी जाके दे सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आता है। सर जी जी। वन मोर क्वेश्चन कि जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे GC चलता है ना, मतलब हम फॉर एग्जांपल अगर हम A लेवल करने जाएं GC करके, तो स्कॉटलैंड। वहाँ एक्सेप्टेबल है? हाँ 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 बेटा, GC इज देयर लोकल, कीप इन माइंड। IGCSE इज इंटरनेशनल एज द नेम सजेस्ट। तो वहाँ पे फिर ग्रेड्स का क्या होता है, मतलब कोई कैसे इनको देखा जाता है ग्रेड्स को? बेटा उसके लिए ना मैं आई आई वंस डिस्कस विद दिस विद सर जहीर कि मेरे ना कुछ लाइक आई हैव गॉट people who are working in the UK. I've got like friends who are like colleagues, my classmates जो कि OA लेवल के हैं, बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मजबूरी हैं, राइट, फैमिली बेस्ड, इसलिए मैं नहीं जा सकता। वरना जो बाहर बैठे हुए मेरा था कि मैं सेशंस करवाऊँ। जिस तरह आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ बीन वर्किंग इन इन कैटरपिलर। वो थी मतलब साइंसेस की थी, बागे बाद में उसने बिजनेस ऑप्ट कर लिया। ए लेवल्स तक साइंस उसने पढ़ी है, राइट, केमिस्ट्री फिजिक्स की है। लेकिन अब मज़ा देखो कि केमिस्ट्री फिजिक्स की वजह से शी इज़ राइट नाउ द सप्लाई चेन मैनेजर ऑफ कैटरपिलर इन द UK हेडक्वार्टर्स, राइट, विच इज़ अ वेरी वेरी लुक्रेटिव जॉब, राइट, वेरी लुक्रेटिव जॉब। माशाल्लाह, मतलब मैं मतलब पूरा साल जितना कमाता हूँ उसकी 2 हफ्ते की कमाई है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया कि वो आई डू अ कैरियर काउंसलिंग फॉर यू पीपल लेटर ऑन, तो परेशान ना होना, वो मैं कर लूँगा आप लोगों के साथ, राइट। समी वॉज नॉट हेयर विद अस सो फार। चलो, ओके, नॉनदलेस लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अभी मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ। एक तो प्रिकॉशन समझ आ गई ना कि पेपर रिंकल होगा तो एक्सपेरिमेंट आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रिकॉशन ये है कि आपने इसको ड्राई होने देना है, राइट, ड्राई बिफोर मेजरमेंट, राइट, ड्राई बिफोर मेजरमेंट, राइट। और मेजरमेंट से मुराद है जो आपने लेंथ मेजर करनी है, वो लेंथ ही आप मेजर करोगे ना स्केल से, राइट। अच्छा, सेकेंडली अगर तो एक्सपेरिमेंट कहता है, वर्ड यूज करता है केयरफुली का, कीप इन माइंड, जब केयरफुली का वर्ड आ जाए ना, तो आप ये नहीं लिख सकते कि मैयर लेंथ केयरफुली, ठीक है, वो इंटायरली गलत हो जाता है बेटा। जब वो ऑलरेडी केयरफुली चल रहा है तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की आप बात नहीं कर सकते। फिर आपके पास ये
प्रॉब्लम आ सकती है, राइट या ये प्रॉब्लम आ सकती है. दीज आर यूजली द टू प्रिकॉशंस दैट आर रिक्वायर्ड. बट यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो कि लेंथ, measure लेंथ एक्यूरेटली, राइट, ये आप डाल सकते हो. इट्स अ प्रिकॉशन बट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड इट हेयर एट ऑल, राइट, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट को बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो गलत मेजरमेंट्स लेता रहेगा, राइट. सो measure all the heights from baseline, and that is the real precaution over here, right. Measure all uh, lengths including solvent front from baseline, right. ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इस पेपर की लेंथ से मेजर करना शुरू कर देते. दिस पेपर लेंथ इज नॉट वैलिड फॉर अस, ओनली द बेस लाइन इज वैलिड फॉर अस. तो बेस लाइन से सॉल्वेंट और बेस लाइन से डाई तक आपने हाइट्स मेजर करनी है, राइट. जो भी आप मेजरमेंट करेंगे सारी की सारी बेस लाइन होंगे. तो ये तीन प्रिकॉशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट. नाउ दिस इज ऑल दैट इज देयर टू योर क्रोमेटोग्राफी. जी जी. सर ये जो सेकंड पॉइंट ड्राई बिफोर मेजरमेंट लेंथ उसका. ड्राई बेटा, ये अगर गीला गीला होगा आप हाथ लगाओगे तो डाई फैल सकती है ना आपकी. आप लेट्स से इसको गीले गीले को आप डेस्क के ऊपर रख देते हो तो आपका सॉल्वेंट पेपर में से ड्रॉ हो जाएगा ना, किसी और तरफ मूव करेगा. जब वो मूव करेगा तो वो आपकी डाई को भी फर्दर मूव करवा सकता है. यू गेट द आइडिया. दैट इज वाई वी हैव टू कीप इट हैंगिंग वर्टिकली एज वेल. इसको उल्टा भी नहीं टंगाना, सीधा ही टंगाना है ताकि सॉल्वेंट नीचे को ड्रिप हो, अगर हो ऊपर को ना मूव करे, क्योंकि ऊपर करेगा तो फिर आपकी कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, राइट. सो वी नीड टू कीप इट हैंगिंग वर्टिकली विदाउट टचिंग एनीथिंग. अच्छा, एक और प्रिकॉशन यहाँ पे जो मैं मैंडेटरी यहाँ पे डालूंगा, इस मेजरमेंट से भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पेपर मस्ट नॉट टच बीकर वॉल्स. ये आपका बिल्कुल सेंटर में हैंग होना चाहिए. मैं अगर इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो लेट्स से ये आपकी पेंसिल पड़ी है, राइट, दिस इज योर पेंसिल, राइट, और आपका पेपर इस तरह से यहां से हैंग कर रहा होगा, राइट, लाइक दिस. इट शुड हैंग वर्टिकली स्ट्रेट फ्रॉम हेयर, राइट. डू नॉट टच इट टू द साइड. अगर ये साइड पे टच करेगा तो वो फिर अगेन वुड बी अ कॉज ऑफ एरर, राइट. सो अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ एरर, राइट, तो आपके पास यही तीन वैलिड आंसर्स हैं जो आपका एग्जामिनर रिक्वायर करता है. और भी हैं, मैंने बताया कि मैं बहुत एडवांस्ड चीज़ें भी बता सकता हूँ यहाँ पे, बट आपके लेवल पे आपका एग्जामिनर सिर्फ ये तीन पॉइंट्स को वैलिड समझेगा. दिस इज द अल्टीमेट स्टार वन विच आई वाज लाइक गोइंग टू फॉरगेट, राइट. अच्छा, और ये आपका स्टार प्रॉब्लम है. ये एक एडिशनल प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, बट यूजली केयरफुलनेस के साथ ये रिमूव हो जाता है. दीज टू कैन स्टिल बी देयर. लेट्स से उसने पेपर देखा ही नहीं लगाने से पहले कि उसमें रिंकल था, बाकी सारा काम उसने केयरफुली किया, एक्सपेरिमेंट का मेथड उसने केयरफुली किया है, पेपर खराब ले लिया है, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सेकेंडली, पेपर रखते हुए उसने बीकर के साथ टच कर दिया, ठीक है, दैट इज usually not supposed to give you any error, but we still need to ensure कि कोई external factor effect ना करे, right. इसलिए it needs to be away from the beaker walls. It should be hanging precisely at the center. जरूरी नहीं सेंटर में, थोड़ा साइड पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट. बट बीकर की वॉल को टच नहीं करना चाहिए पेपर बाय एनी सॉर्ट, ना नीचे टच करे. another precaution is it must not touch the bottom, राइट. another precaution that I would add again, ये नॉन केयरफुल पे अब आ गए हैं, ठीक है. अब यहाँ मैं नॉन केयरफुल वाली डाल रहा हूँ कि अगर वो नॉन केयरफुल हो कि लेट्स से द क्वेश्चन इज स्टेटिंग कि द स्टूडेंट वाज लेट्स से नॉन केयरफुल दैट व्हाट कुड बी द सोर्स, तो पेपर टचेस बॉटम, राइट. ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है कि वो बॉटम में टच कर गया, नंबर वन. नंबर टू, बेस लाइन वेरी क्लोज और डिप्ड इन सॉल्वेंट. ये तो मतलब बेवकूफ़ी है ना सीधी सीधी, इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉन केयरफुल की बात कर रहा हूँ. ऊपर केयरफुल वाला है कि केयरफुल होने के बावजूद भी ही कैन मेक दिस मिस्टेक, राइट. इफ दे से कि व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ एरर इफ द एक्सपेरिमेंट वाज डन केयरफुली, ये तो नॉन केयरफुल वाली आ गई, राइट. सो आर यू क्लियर अबाउट दिस टेक्निक. ये बड़ी सादा सी टेक्निक है, ठीक है, बड़ा आसान सा काम है. ये घर में प्रैक्टिस करके देखो बेटा. इसको एक दफ़ा टिश्यू पेपर पे ये अपनी बॉल पेन की जो इंक पेन्स नहीं होते उसकी इंक तीन चार मिक्स कर लो एक जगह पे, और उसको ना किसी पेंसिल की टिप से ना टच करके एक ड्रॉपलेट सिर्फ आपने डालना है. बहुत बड़ा ड्रॉप ना डाल देना, ठीक है, वो फिर आप मतलब आपका एरर आ जाएगा. द डॉट नीड्स टू बी वेरी स्मॉल, and that could be another problem over here, non careful one, right. Sample spot too big, right, कि बहुत ही बड़ा उसने डाल दिया है, दैट इज अनदर नॉन केयरफुल एक्ट, राइट. तो ये आपकी 6 प्रिकॉशंस हैं
जिसमें से एग्जामिनर इनको फोकस करता है, ये यूजली पूछी नहीं जाती, रेयर, रेयर टू बी आस्क्ड, राइट, ये रेयर होती हैं। दीज आर कॉमन क्वेश्चंस, ये कॉमन है। और ये कह लो कि 2 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर हो गए, राइट। ये जो ऊपर मैंने आपको बताई ये वाली चीजें, ये आपके 3 मार्क्स ये थे, तो 5 मार्क्स आपके सिर्फ ये इंश्योर करने से बेसिक चीजों पे आ जाते हैं, राइट। फिर आर एफ वैल्यूज के मार्क्स होंगे, राइट। सो जैसे ही हम क्वेश्चन में जाएंगे तो हम आर एफ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो आई एम जस्ट गोना स्टॉप दिस ओवर हियर इमीडिएटली एंड आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट, विच इज फिल्ट्रेशन, राइट। अच्छा, फिल्ट्रेशन क्या होती है? Filtration. Now, let me just zoom in. I'm just going too big for this. Just a moment. Okay. I'll resize this for later reading. अच्छा, आप लोगों को बेटा अभी visible है ना notebook? कोई issue तो नहीं आ रहा visibility में? नो सर। Okay. अच्छा, अब हम आते हैं filtration पे. And filtration मैंने अभी बताया कि आप soluble वर्सेस इनसॉल्युबल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अच्छा, फिल्ट्रेशन से पहले आप मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हो, विच आई सेड कि लेट्स से आपके पास एक बीकर है, राइट। एक बीकर में मैं आयरन डाल देता हूँ, आयरन पाउडर, ठीक है। उसमें मैं सल्फर भी डाल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। तो आप इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हो? यू डू नो कि सल्फर हैज नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो बिल्कुल भी कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा मैग्नेट को, जबकि आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगी, राइट। सो मैग्नेटिक separation is just a standby technique. Standby से मुराद है additional step that you can add to filtration, right? Let's say अगर आपके पास 3 चीजें हैं, अब मैं आपको देता हूं यहाँ पे sand, right, plus iron filling, right, plus sulfur, right. Now I'm gonna complicate this, plus NaCl. अब ये आपके पास गड़बड़ बन गई है बहुत बड़ी, राइट। ये 4 चीजें आपके सैंपल में मिक्स हो चुकी हैं, अब आपने इसको सेपरेट करना है। कीप इन माइंड अभी हम सेपरेशन टेक्निक्स की बात करें, आयन टेस्टिंग पे नहीं गए, वो हम नेक्स्ट फेज में करेंगे, राइट। सो फर्स्ट बेसिक टेक्निक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आयरन फिलिंग निकालोगे, स्टेप 1 क्या होगा? मैग्नेटिकली रिमूव आयरन फिलिंग। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होता है ये यूजली आपके पेपर में, राइट। मैं साथ साथ आपको मार्क भी करवा रहा हूँ चीज़ें कि ये कहाँ कहाँ आते हैं। क्वेश्चन 1 नहीं आता, क्वेश्चन 1 यूजली इस क्रोमेटोग्राफी और वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक और टाइट्रेशन, ठीक है, वो 3 होते हैं, वो हम देखेंगे वेरिएंट्स में। अच्छा, मैग्नेटिकली रिमूव आयरन फिलिंग। अच्छा, स्टेप 2, अब आपने ये निकाल दिया इसमें से, दिस वन इज गॉन, राइट। एक तो चीज हमारी निकल गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब रह गया सैंड, सल्फर एंड NaCl। अच्छा, नाउ वी डू नो कि अगर मैं इन तीनों को, नाउ आई हैव सैंड प्लस सल्फर प्लस NaCl, राइट। तो मैं क्या करता हूं? डिजॉल्व इन वाटर, राइट। अच्छा, इसको वाटर में डिजॉल्व करता हूं। अब वाटर क्या करेगा? NaCl तो डिसॉल्व हो जाएगा उसके अंदर, राइट। सो NaCl विल बी सॉल्युबल, राइट। तो अब मेरा फिल्ट्रेशन आएगा कि स्टेप 2 वुड बी फिल्टर द सॉल्यूशन, राइट। जब आप फिल्टर करोगे सॉल्यूशन को तो उसमें क्या होगा कि NaCl will pass will pass through filter, right, along water as इट इज सॉल्युबल, राइट। क्योंकि NaCl सॉल्युबल होगा तो वो आपकी फनल में से गुजर जाएगा। नाउ कीप इन माइंड, यहां पे मैं 2 चीजें आपको मार्क करवाऊंगा। वन, 2 टर्मिनोलॉजीज दैट यू नीड टू नो, राइट। ये तो आपको पता है कि आपके पास इक्विपमेंट क्या है, एक तो बीकर है और एक आपके पास ये फिल्ट्रेशन फनल है, राइट। फनल, इसको फनल कहते हैं। दिस इज योर फनल, राइट, एंड दिस इज योर बीकर, जस्ट अ कलेक्शन बीकर, और कुड बी एनी कलेक्शन वेसल, कॉनिकल फ्लास्क भी ले सकते हो, ठीक है। जी जी। सर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा सेपरेशन, सर वो सिर्फ आयरन ही निकलेगा उससे या कुछ और नहीं आएगा अटैच होगा मैग्नेट से? नहीं बेटा, वो जो आपके पास सैंड, आपको लगता है ना कि सैंड आपकी मैग्नेट के साथ अटैच हो रही है, बेसिकली सैंड में फेराइट पार्टिकल्स मिले होते हैं, विच इज अगेन आयरन फिलिंग्स, राइट। तो वो सैंड आपकी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। सैंड इज बेसिकली SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड है आपकी सैंड, ठीक है, जो मैंने बताया था उस टाइम भी कि ग्लास इससे बनता है, राइट। तो अच्छा, यहां पर जो आपके पास ये ऊपर अब जो जो चीजें बच जाएंगी ना, इनसॉल्युबल, राइट, इसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल। तो ये जो इनसॉल्युबल है ये आपका कहलाता है रेजिड्यू। रेजिड्यू से मुराद है कि रेजिडुअल है ना, ये रिजाइड कर गया फिल्टर पेपर के ऊपर। और ये जो आपका कलेक्ट हुआ है इसको कहते हैं फिल्ट्रेट, कि जो फिल्टर होके बच गया,
फिल्ट्रेट इसको कहते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट को आप फर्दर क्रिस्टलाइजेशन में लेके जाओगे, राइट। तो अभी हम क्रिस्टलाइजेशन की बात नहीं करते, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में भी जाएंगे। अभी हमने सल्फर और सैंड को सेपरेट करना है। द प्रॉब्लम इज नाउ सल्फर एंड सैंड, राइट। नाउ सैंड, यू डू नो ग्लास इज नॉट रिएक्टिव। आप देखो एसिड्स भी आप ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हो, आप बेसिस भी ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हो, राइट। तो ग्लास इज प्रीटी मच इनर्ट मटेरियल, राइट, जस्ट लाइक ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट से भी ज़्यादा इनर्ट होता है ग्लास। तो अब आप क्या करेंगे स्टेप 3 में, add any acid, add a chemical to react and dissolve sulfur, right। और वो आपके पास कोई भी, आप ऑक्साइड बना सकते हो, आप जला भी सकते हो, बर्निंग भी कर सकते हो। सैंड तो आग नहीं पकड़ेगी ना, लेकिन सल्फर जो है वो 180 डिग्रीज के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सल्फर डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगी, तो वो पर आप कैच नहीं कर सकते, राइट। तो हेंस वी नीड टू रिएक्ट इट विद समथिंग दैट वुड आइदर मेक अ लिक्विड और अ सॉलिड फॉर यू, राइट। गैस में नहीं आप इसको रिएक्ट करवा सकते, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ए रिएक्टेबल सॉलिड और अ लिक्विड। तो आप इसको किसी भी उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, विल सी कि क्या टेक्निक्स हमारे पास है सल्फर को डिसॉल्व करने के लिए। बड़ा टिपिकल है, मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, राइट। यू नीड टू एक्सप्लोर दिस कि सल्फर को आप कैसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से, राइट। इन दिस प्रोसेस विच रिएक्टेंट वुड यू यूज टू गेट सल्फर आउट ऑफ दिस। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सॉरी सल्फेट आप बनाओगे, राइट। लेट्स से कोई आप इसको रिएक्ट करते हो किसी मेटल पाउडर के साथ, मैग्नीशियम के साथ हीट करते हो, तो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। लेट्स से मैं इसी में थोड़ा सा मैग्नीशियम पाउडर ऐड करता हूँ सल्फर के साथ, और इसको बर्न करता हूँ सैंड और इसको, तो सैंड तो रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन सल्फर विल इमीडिएटली रिएक्ट विद हाई टेम्परेचर ऑफ द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट विच इज अगेन अ सॉल्युबल सॉल्ट। तो अब आप इसको दोबारा डिसॉल्व करके आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। सो आई एम जस्ट गोना लीव दिस फॉर यू गाइस टू थिंक फॉर नाउ, राइट। ये मैं डेफिनेटली क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा पूरा का पूरा, राइट, इसकी टेक्निक्स बता दूंगा। नंबर 4, जब आपने इसको डिसॉल्व कर लिया तो अगेन फिल्ट्रेशन, राइट। ऑल्दो आपका कोई भी क्वेश्चन इतना डिमांडिंग नहीं होगा, 2 स्टेप या 3 स्टेप होगा मैक्सिमम, राइट। सैंड नहीं होगी उसमें, यूजली सैंड आपको सेपरेट दी जाएगी या सल्फर दिया जाएगा। कीप इन माइंड ये दो बहुत जालिम आपके आते हैं कंपोनेंट्स। बच्चे इसको लेते हैं लाइट, राइट, दिस इज नॉट लाइट, क्योंकि जब सल्फर और सैंड मिक्स हो जाता है ना, इनको सेपरेट करना अजाब है, राइट। ये जब मिक्स हो जाए, क्योंकि बोथ आर नॉन रिएक्टिव विद यूजुअल केमिकल्स, आप जितने भी केमिकल्स यूज करते हो उनमें ये नॉन सॉल्युबल होता है। बट यू डू हैव सम कंपाउंड्स व्हिच कैन dissolve sulfur and that is like one I would give you, like organics में देखो, organic में कोई एक ऐसा केमिकल है जो सल्फर को डिसॉल्व करता है, राइट। यू नीड टू फाइंड कि कौन सा है, राइट। बड़ा कॉमन कंपाउंड है जो कि इसको इजीली डिसॉल्व कर लेता है। तो अब आप NaCl निकालने के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे तो वो सल्फर को डिसॉल्व कर लेगा। अगेन दोबारा अब आप उसको रिक्रिस्टलाइज कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन से सल्फर आप सेपरेट कर लोगे। हेंस नाउ रेजिड्यू, फाइनल रेजिड्यू वुड बी योर सैंड, राइट। तो ये आपके पास ये चारों चीजें सेपरेट हो गई। अभी मैंने सेपरेट किए थे, सैंपल नहीं अटेन किए। कीप इन माइंड सैंपल अटेनमेंट रिक्वायर्स क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ओके, और इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, राइट, क्योंकि डिस्टिलेशन आपको मैं पहले थोड़ा बहुत समझा चुका हूं, तो हम वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में जाके डील करेंगे। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस कि आप सबसे पहले सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को फिल्टर कर लो, राइट। जो आपके पास इनसॉल्युबल है वो तो बड़ा आसानी से क्रिस्टलाइज हो गया ना, वो तो सीधा सीधा आपने यहीं से निकाल लिया सैंपल, राइट। योर सैंपल एक्स इज रिमूव फ्रॉम हेयर, राइट। लेट्स से यू गॉट वाई, तो एक्स को तो आप एक्स के लिए क्या करोगे, राइट। एक्स कलेक्ट insoluble all right, अच्छा are you guys able to see the screen? Okay, मरियम मुझे आवाज तो नहीं आई, लेकिन I could hear that you tried to turn on your mic, right? Are you able to hear me though? Okay, probably you can, okay. I couldn't hear you though, right? अच्छा, is there someone joining us? All right, yes, okay, you okay, perfect. Now आपके पास x जो है वो रेजिड्यू है, दैट मीन्स दिस वाज इनसॉल्युबल, सो कलेक्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट। मैं सिर्फ सॉल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास यूजली सॉल्ट के क्वेश्चन होंगे, राइट। कलेक्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट एज रेजिड्यू आफ्टर
फिल्ट्रेशन, राइट। और फिर आपने क्या करना है, ड्राई, सॉरी ड्राई नहीं, इसको हम वॉश करेंगे पहले, राइट। वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है ना, कीप इन माइंड। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर हम इसको जब वाटर से वॉश करेंगे तो ये खराब नहीं हो जाएगा सैंपल? बेटा क्यों होगा, वो पहले ही पानी में डिजोल्व नहीं होता, उसको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, वॉश करने का फायदा ये होगा कि लेट्स से आप कोई ऐसा रिएक्टेंट यूज कर रहे थे जो थोड़ा बहुत रेजिड्यू इसके ऊपर भी चिपका रह गया, लेट्स से आपने HCl यूज किया सॉल्ट वाई को डिजोल्व करने के लिए, राइट। तो आप फिर क्या करोगे कि आप ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट यूज करोगे कि दैट इज गोइंग टू, सर जी जी। सर डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर बेटा, वाटर दैट डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट और एनीथिंग, बिल्कुल प्योर वाटर जिसको कहते हैं, 100% प्योर वाटर, राइट। यूजली जो आप पानी पीते हो, आप डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीते हो, आप डिस्टिल्ड वाटर पी ही नहीं सकते हो टेक्निकली, इट इज डेंजरस। नॉट इन स्मॉल डोजेज, लेट्स से अगर आप एक टेस्ट ट्यूब पी जाते हो तो इट्स नॉट गना डू मच डैमेज टू यू। लेकिन अगर लेट्स से आप पूरा दिन सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर पीते हो तो बेटा रात को आप की जो हालत होगी ना, वो आप हैरान हो जाओगे कि किया क्या आपके साथ पानी ने, सिर्फ पानी होगा, नथिंग एल्स। रीजन बीइंग, डिस्टिल वाटर डज नॉट हैव एनी सॉल्युबल सॉल्ट्स इन इट, राइट। जो कि आपके वाटर सॉल्ट आपने देखे ना जो नेस्ले वाले हैं, जी जिंक है जी पानी के अंदर है, मैग्नीशियम है और पता नहीं क्या क्या मार्केट कर रहे होते हैं, जो कि नेचुरली अवेलेबल है, कोई आसमान से नहीं ला के जिंक डालते हैं, वो इसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। सरप्राइजिंगली जिंक इज एक्चुअली डेंजरस इन हायर क्वांटिटीज अगर ज़्यादा डिजोल्व हुआ पानी के अंदर। सो they do this. So what is distilled water? That is 100% pure water that does not contain any salt. अच्छा, अब ये अगर पानी आप पी लोगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स है ना, राइट, इफ यू डू रेकन कि जब आपको वॉमिटिंग होती है या आपका स्टमक अपसेट होता है तो आपको ORS दिया जाता है, विच यू कॉल एज द ओरल सॉल्ट्स, राइट। कि आप ओरली कंज्यूमेबल सॉल्ट्स देते हो, ऐसे सॉल्ट्स जो कि आप यू ड्रिंक दो सॉल्ट्स अलोंग विद वाटर टू बैलेंस द अल्कलिनिटी ऑफ योर बॉडी और योर ब्लड स्ट्रीम। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर पी लोगे तो ये क्या करेगा, ये उस सॉल्ट्स को डिसॉल्व करेगा और वंस यू यू एक्सक्रीट दैट वाटर, ऑल द सॉल्ट्स फ्रॉम योर बॉडी आर नाउ एक्सक्रीटेड आउट, तो आपकी बॉडी में दोबारा इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से बगैर बैक्टीरिया के भी आपका पेट खराब हो जाएगा, बहुत बुरे तरीके से आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। ऑल्सो यू विल ऑल्सो फील इम्बैलेंस इन योर ब्रेन, तो आपकी कोऑर्डिनेशन भी आपको मतलब चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। कर क्या रहे हो आप, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर पी रहे हो और कुछ नहीं किया। सो डिस्टिल्ड वाटर इज काइंड ऑफ डेंजरस, राइट। वी यूजली यूज सॉल्ट वाटर, ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं पी सकते बिकॉज दैट विल बी वेरी सॉर टू ड्रिंक एज वेल एज नॉट गुड फॉर योर टमी, बिकॉज योर टमी इज नॉट डिजाइंड और केपेबल ऑफ इंजेस्टिंग हाई सॉल्ट वाटर, राइट, जो कि आपका सी वाटर है, इसलिए सी वाटर पिया नहीं जा सकता, राइट। हम सी वाटर को डीसैलिनेट करते हैं, डीसैलिनेशन से मुराद है सैलिनेशन मीन्स सॉल्ट इन वाटर, राइट, तो हम उसमें से सॉल्ट रिड्यूस करते हैं। ओके, नाउ वी वॉश दिस विद डिस्टिल्ड वाटर, वाई, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो इसको कुछ भी नहीं होगा पानी से, तो आप इसको क्लीन कर लोगे, राइट। वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर, राइट। एंड फाइनल स्टेप, फोल्ड इन फिल्टर पेपर, राइट, ड्राई फिल्टर पेपर आप यहां लिखेंगे, फोल्ड इन ड्राई फिल्टर पेपर, ये वाला तो वेट था आपका, ड्राई फिल्टर पेपर, एंड प्लेस इन वार्म और ड्राई एरिया फॉर ड्राइंग, दैट्स इट। अब आपका प्योर सैंपल आपके पास आ गया। ये तो एक्स था जो कि रेजिड्यू था, रिमेंबर रेजिड्यू की बात कर रहे हैं हम, राइट, रेजिड्यू आपका यहां से निकला है। अब बात करते हैं फिल्ट्रेट की, एंड दैट इज मोर ट्रिकियर टू डू, और जिस पे आप क्रिस्टलाइजेशन अप्लाई करो, राइट। वाई इज soluble and collected as solution as filtrate, राइट, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं क्योंकि वो फिल्टर हो चुका हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे, पुट इट पुट filtrate, I will use the word filtrate over here, very important, right, put filtrate in evaporating dish, राइट। अच्छा, ये भी मैं सारे आपको जो इक्विपमेंट है ना इसका दिखा दूंगा, एक डायग्राम, सिंपल सी डायग्राम है, वो 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप आपने बस मेमोराइज जहन में बिठा लेनी है वो पिक्चर अपने, राइट, ये स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे वहीं से। अभी मैं पिक्चर यहाँ अटैच करता हूँ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी योर एवेपोरेटिंग डिश, आप उसको एवेपोरेटिंग डिश में डालते हो, इस तरह की एवेपोरेटिंग डिश होती है, आपने 2D पिक्चर बनानी होती है। इस एवेपोरेटिंग डिश को आप थोड़ा सा हीट करते हो, स्लोली हीट करते आते हो तो यहाँ से पानी एवेपोरेट कर देते हो। जब आप पानी एवेपोरेट करते हो तो वो जो सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नाउ कीप इन माइंड, फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस
यू आर ओनली एंड ओनली यूजिंग डिस्टिल वाटर, टैप वाटर यूज नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में तो अपने सॉल्ट्स भी होंगे, तो आपका सॉल्ट का सैंपल इम्प्योर हो जाएगा। लेट्स से आप मैग्नीशियम सल्फेट को सेपरेट करना चाह रहे थे, राइट? तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में तो सॉल्युबल है, लेकिन जो आपका नॉर्मल टैप वाटर है उसमें तो NaCl भी होता है, राइट? उसमें और भी होते हैं कंपाउंड, उसमें कैल्शियम कहते हैं, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, थोड़ा बहुत लाइम भी डला होता है, राइट? और भी सॉल्ट्स हो सकते हैं उसमें, पोटेशियम। जी सर। जी जी। तो सर जब डिस्टिल वाटर मतलब सॉल्युबल सॉल्ट में ऐड होगा तो रिएक्शन नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा, उसको डिसॉल्व कर लेगा सर, डिसॉल्व करेगा। और उसका बेनिफिट ये कि अगर हम डिस्टिल्ड नहीं यूज करते तो बेटा नॉर्मल टैप वाटर में ये भी होते हैं, तो आपके सैंपल में ये भी आ जाएंगे जब ये आप क्रिस्टलाइज करोगे, इसको वाटर को एवेपोरेट करोगे। आपने देखा जब पानी बॉईल करते हो तो नीचे कुछ सॉल्ट जम जाते हैं पैन के अंदर, राइट? इफ यू जस्ट लेट इट एवेपोरेट एज अ होल, पूरा का पूरा एवेपोरेट होने दो, बॉयल होने दो, अच्छा, वो वाइट वाइट सा। वाइट वाइट सा। तो वो बेसिकली जो वाइट वाइट है ना बेटा, इट्स नॉट इवन वन सॉल्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सॉल्ट्स, डिपेंडिंग के पानी कहाँ से ले रहे हो। लेट्स से बोरिंग का पानी है तो उसमें ये निकलेगा। अच्छा, आप कोई और पानी लेते हो, पहाड़ से आ रहा है, तो उसमें आपको NaCl मिलेगा। हो सकता है आपको मैग्नीशियम और जिंक भी मिल जाए उसमें, राइट? इसलिए जो आपके स्प्रिंग वाटर्स हैं, आपने देखा है वो जो नेस्ले है वो मार्केट करता है जस्ट लाइक हिमालयन वाटर, राइट? फ्रेश वाटर। वो क्यों? क्योंकि जो इसमें जिंक और मैग्नीशियम होता है ना, तो उसने कंपेयर किया, इन्होंने नेस्ले वालों ने सैंपल को टेस्ट किया कि अच्छा हमारा पानी हम मार्केट करेंगे इस तरह से, ठीक है, कि हम उसमें मैग्नीशियम और जिंक भी, हालांकि मैग्नीशियम जिंक आपके बोरिंग के पानी में भी आ जाता होता है, डिपेंडिंग कि किस एरिया का पानी है। सो अगेन, वाटर सैलिनिटी, इसको कहते हैं सैलिनिटी, राइट? सैलिनिटी और सॉल्टीनेस, राइट? तो जो सैलिनिटी है ये जगह जगह पे डिपेंड करती है, हर जगह का पानी डिफरेंट होगा, मेरे घर का डिफरेंट होगा, पिंडी का डिफरेंट होगा, लाहौर में डिफरेंट होगा, US में डिफरेंट होगा, UK में डिफरेंट होगा, राइट? सो डिफरेंट वाटर सैलिनिटीज और डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ दीज सॉल्ट्स आर देयर इन वाटर। आपने डिस्टिल्ड यूज करना है, क्यों? क्योंकि अगर आप सॉल्ट सेलाइन वाटर यूज करोगे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपका यही सैंपल आया है? सो यू नीड डिस्टिल्ड वाटर, हेंस, सो दैट आपके पानी में सिर्फ और सिर्फ यही डिजोल्व हुआ हो जो आपने सैंपल निकाला है, राइट? ओके। अच्छा, ये आ गया पहला स्टेप कि आपने उसको सबसे पहले तो आपने कलेक्ट किया एज अ फिल्ट्रेट। नंबर टू, आपने उसको क्या किया? एवेपोरेटिंग डिश में डाला। नंबर थ्री, हीट जेंटली। जेंटली से मुराद है कि ज्यादा बॉयल नहीं करते आप, स्लो हीटिंग करते हो, राइट? ताकि ये बबल ना करे। बबलिंग करेगा तो कुछ सॉल्ट जो है वो रिएक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो स्लो हीटिंग करते हैं, राइट? टू एंश्योर कि कोई केमिकल चेंज ना आ जाए हीटिंग की वजह से, राइट? बिकॉज यू डू नो, हीटिंग की वजह से जो केमिकल्स, एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपने याद हो तो पढ़ा था, राइट हमने, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल्स टू रिएक्ट। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा अगर हीट करते हो, तेज़ी से हीट करते हो, यू ट्राई टू स्पीड अप दिस प्रोसेस बाय पुटिंग द फ्लेम टू हाई, राइट, टू हॉट। तो उससे क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी शायद उसको मिल जाए, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, वाटर के साथ वाटर डिसोसिएट हो जाए, ऑल दो होता नहीं है लेकिन इट कैन बी रिएक्टिव, राइट? आपका कंपाउंड रिएक्टिव हो सकता है, राइट? सो इन दैट केस, हीट इट जेंटली, राइट? हीट जेंटली टिल स्लरी फॉर्म्स, राइट? स्लरी से मुराद है कि ये जब थिक शीरा सा बन जाए। आपने देखा ना वो जो जो जलेबी के लिए शीरा बनाते हैं, बड़ा थिक सा होता है, राइट? तो जब उस तरह की स्लरी सी बनना शुरू हो जाए ना, देन यू टर्न ऑफ द फ्लेम। तब आपने फिर फ्लेम नहीं करना, लेट इट असाइड, राइट, फॉर ड्राइंग इन वार्म एरिया। दैट मीन्स कि अब आपने खुद हीट नहीं करना, बस उसको हल्का सा वार्मथ में कहीं रख दें, ताकि जो बाकी का थोड़ा बहुत पानी रह गया ना वो स्लोली हीट होके निकल जाए बाहर, राइट? एंड वट एवर इज लेफ्ट ओवर, राइट, लेफ्ट ओवर सॉल्ट इज योर सैंपल, राइट? तो फर्दर उसको क्या करते हैं कि आप इसको पुट, बल्कि इससे भी पहले हम उसको और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं कि रीफिल्टर, राइट, रीफिल्टर द स्लरी। अब स्लरी में क्या होगा कि जो बाकी का पानी है और जो ड्राइंग सॉल्ट है, जो जमने वाला है बिल्कुल, वो डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, राइट? सो सॉल्ट जो भी डिजॉल्व था विल सॉलिडिफाई मेजरली ऑन फिल्टर पेपर, राइट? वो फिल्टर पेपर पे ही आ जाएगा।
एंड देन यू कैन रिपीट द सेम स्टेप जो ये था, फोल्ड इट इन ड्राई फिल्टर पेपर अगैन, और फिर आप उसको किसी वार्म एरिया में रख दो। यहाँ पे आप वॉश नहीं कर सकते। अच्छा, मुझसे कई दफ़ा बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे वॉशिंग क्यों नहीं करेंगे इसकी ना सॉल्ट की, जस्ट लाइक इनसॉल्युबल। बेटा ये सॉल्युबल है, आप वॉश करोगे तो वो दोबारा डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, राइट? अभी तो मुश्किल से तो पानी निकाला आपने वहां से। जी जी। सर ये स्लरी को वापस से क्यों रिफिल्टर किया है? बेटा स्लरी क्योंकि थिक हो चुकी होती है ना, दैट गिव्स अस द एडवांटेज कि अगर उसमें कुछ भी पानी वाला है ना, तो जो जम रहा है सॉल्ट, डेफिनेटली आपने देखा है शीरा, आप शीरा देखते हो ना, जलेबी देखी किस तरह बनती है? कीप इन माइंड, इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल। जलेबी जब बनती है तो उसमें आप देखो कि वो शीरा को जम भी रहा होता है साथ साथ, जलेबी के ऊपर ही गर्मा गर्म जलेबी पे जम जाता है। कैसे जम जाता है? क्योंकि वहां पर उस पॉइंट पे वाटर का कंटेंट बहुत बहुत कम है, और जो ड्रिप कर रहा है नीचे को उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। हमें तो वाटर फ्री सॉल्ट चाहिए ना, पानी के बगैर। तो अगर आप इसको रीफिल्टर कर लेते हो ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपके पास जो ड्रिप कर रहा है ना नीचे, वो भी सॉल्ट सोल्यूशन ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें सॉल्ट नहीं है, उसमें भी सॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ड्राई सॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। वो कलेक्ट हो जाएगा जो जम गया ऊपर ही, वो फिल्टर के ऊपर ही जम जाएगा। जैसे ही आप इस वॉर्म को फिल्टर करोगे, तो जो आपका स्लरी है उसमें से ये ऊपर जम जाएगा। ठीक है, मैं भी आपकी ना उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, राइट? और अगेन, जो आपके पास दोबारा ये नीचे बन रहा है, आप इसको रिपीट कर सकते हो, रिपीट टू गेट ऑल द सैंपल आउट। ये बार बार रिपीट करना पड़ता है, राइट? यहाँ पे ये अच्छा मजे की बात है, डीओई में ये क्वेश्चन आता है बड़ा डिमांडिंग। ठीक है, ये प्रोसेस अगर फिल्ट्रेशन आ जाए, वहां बच्चे ना इसको रिपीट नहीं करते। ठीक है, इस सोल्यूशन को फेंक देते हैं, और नीचे कह रहे होते हैं मैयर द मैथ ऑफ दिस सॉल्ट। तो बेटा मैथ तो कभी भी आपका करेक्ट नहीं आएगा फिर। और यहीं पे फिर आपके ना 7 में से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम। सारा कुछ आपने ठीक लिखा, 2 मार्क कट गए। रीजन बीइंग कि आपने इसको रिपीट नहीं किया। ये जो सॉल्ट सोल्यूशन दोबारा फिल्टर कर रहे हो ना, रीफिल्टर, तो ये भी तो प्योर सॉल्ट ही है, आपने इसका भी मैथ लेना है। तो जब तक ये बारी बारी सारा का सारा नहीं आता, सिर्फ प्योर वाटर ना आना शुरू हो जाए नीचे, तब तक आपने नहीं रुकना, राइट? तो यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। दैट रेपिटेशन गिव्स यू 1 मोर मार्क। कीप इन माइंड 6 से ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। यूजली 6 और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डीओई में, ये रिक्रिस्टलाइजेशन का। एंड मोस्टली द रिक्रिस्टलाइजेशन इज मोस्टली योर क्वेश्चन नंबर 4। आई एम सेइंग मोस्टली योर क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई एम पुटिंग अ स्टार देयर, कि ये बेटा आ ही जाएगा आपका इस साल भी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर उसमें वो आपको इनसॉल्युबल और सॉल्युबल वाला पंगा देंगे, मस्ट। ठीक है, आजकल वो इनका मेजर जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेस पॉइंट बना हुआ है, राइट? सो आई एम जस्ट गोना कट ऑफ हेयर, राइट? आपने क्या करना है कि अभी जाके मतलब ओवर द वीकेंड एटीपी के कुछ क्वेश्चंस को ना जरा खुद से नजर मारना, एंड सी व्हाट यू कैन कम अप विद, राइट? कि आपके